इस बार जो हम करने जा रहे हैं डिस्कशन, वो घरेलू इन्वेस्टर्स का जो पैसा बाजार में आ रहा है ना। इस बार टॉक ऑफ द टाउन पूरा 2025 में यही रहा कि एफआईएस तो बेच रहे हैं, लेकिन हमारे इन्वेस्टर डटे हुए हैं, टिके हुए हैं, हिले नहीं हैं बिल्कुल। लेकिन कब तक और कितना पैसा कब तक आएगा, कितना आएगा, कब रुक सकता है, रिस्क क्या है, ये सारे सवाल अगर आपके मन में हैं तो आज की रिसर्च इसी पर है। और हर महीने म्यूचुअल फंड्स के डेटा आते हैं। क्या सिग्निफिकेंस है, सबसे पहले वहाँ से शुरुआत करते हैं। क्यों इन्वेस्टमेंट के लिए, मुझे तो किसी कंपनी में पैसा लगाना है, मुझे मार्केट में पैसा लगाना है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है म्यूचुअल फंड में कितना पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है। मार्केट है जी, एक तो फ्लोज है, ये एक नंबर होता है जी, लेकिन जो फ्लोज है उसका मार्केट पे इंपैक्ट करता है। लिक्विडिटी ड्राइव्स मार्केट्स। यस। तो इसलिए इस लिक्विडिटी का पहलू समझना बहुत जरूरी है। जैसे आपने सही कहा, हर महीने एक नंबर आता है, डोमेस्टिक फ्लोज, एसआईपी फ्लोज, खुश हो जाते हैं, अच्छा है, बट दिल में थोड़ा डर भी रहता है। सही बात है कि भैया ये कभी चेंज तो नहीं हो जाएगा, अगर ये बेचने आ गए तो तब क्या, फिर बाजार को कॉल समझाएगा। दूसरी बात है कि जो डालते हैं उनको लगता है कि हम उल्लू तो नहीं बन रहे। एफआई को स्मार्ट मनी गिना जाता है, एफआई बेच रहा है, हम ले रहे हैं, ऐसा ना हो कि गलत चीज अपने घर आ रही है। तो ये जो सब चीजें हैं, हर महीने ये जो डर और शक रहता है, आज उस कोशिश है कि इसको समझने की कि भैया ये कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, कैसे होगा। और ग्लोबली ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान में हो रहा है, ये ग्लोबली हो चुका है, उनसे हम क्या सीख पाएं और उसको हम कैसे अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में यूज करें। क्योंकि एज ए इन्वेस्टर, जैसा आपका प्रश्न था कि अगर हम समझें कि ये फ्लोज कितने बड़े हैं और किस स्टाइल में आएंगे, तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी, थीसिस और स्टाइल उसके अकॉर्डिंगली बना सकता और बिल्कुल। और तब ऐसा भी हो सकता है ना कि भाई एफआईएस के बेचने से जो डर लगता है, उस डर के बजाय मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊं, मैं सोचूं अच्छा बेचना है, गिरेगा, बस तभी मेरा पैसा लगाने का सही समय है। वो थॉट प्रोसेस बदल जाती है। डर से मैं मौके पे आ जाता हूँ, मुझे काम मौका मिलेगा। आइए अब इस मौके पर मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहता हूँ, चूंकि आपने अपने रिसर्च में कुछ सालों का एक समय का वो आपने पीरियड लिया है। तो सबसे पहले समझाएं, जो जहाँ से आपने शुरुआत की, मेरे ख्याल से 2007 से, राइट? तो वो पहला पीरियड कौन सा जिसकी आपने? तो 2007 से अनिल अच्छा डेटा अवेलेबल है, इसलिए हमने 2007 से किया। डेटा जरूरी है, इंपॉर्टेंट। उससे अगर हम एक 9 साल का टाइम लेते हैं, और मैं 9 साल क्यों लिया वो आप समझ जाएंगे। 2000 समझिए 17 से, सॉरी 2007 से 2015 तक 9 इयर्स का फेज है। ओके, करेक्ट। ये अगर आप फेज पे देखें, तो अगर आप स्क्रीन देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो डीआईआई फ्लोज, पहले मैं समझा दूं, डीआईआई फ्लोज मतलब डोमेस्टिक फ्लोज इन म्यूचुअल फंड्स। ठीक बात। डायरेक्ट इक्विटी कोई नंबर हम नहीं कर सकते, ऑप्शन में लोग कितना करते हैं अपने को कोई समझ नहीं है। ठीक बात है। बट जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड में जो पैसा लगा रहे हैं, बिल्कुल, वो एम्फी का बहुत अच्छा डेटा आता है, तो हम वो डेटा यूज कर रहे हैं, दैट इज क्रेडिबल। करेक्ट। तो आप देखेंगे कि भाई इसमें ऐसा है कि कई साल पॉजिटिव आता है, कई साल नेगेटिव आता है। ऐसा नहीं है कि उन 9 सालों में एक कंसिस्टेंसी रही। और सो ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आप सेकंड कॉलम में देखें, जहां लिखा है क्यूमुलेटिव डोमेस्टिक फ्लोज, अब देखेंगे अगर आप इसका समेशन करें, 9 साल बाद ओनली 19,000 करोड़ का था टोटल। तो यानी क्या है कि सब साल को मिला के, सब साल को 9 साल में खाली 19,000 करोड़। 19। अच्छा, हाँ, तो आजकल ये मंथली रन रेट है। हाँ, 26,000 करोड़ से एसआईपी आ रही है अपनी, खाली एसआईपी आ रही है। तो ये 9 साल में मात्र इतना पैसा आया था। सो आप देखेंगे कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर का इंडियन मार्केट पे कॉन्फिडेंस था वो कितना कम था। कई साल आता था, कई साल जाता था। तो ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं था इंडियन डोमेस्टिक इन्वेस्टर को इंडियन मार्केट पे। करेक्ट। और तीसरे कॉलम में आप देखेंगे कि इसका इंपैक्ट क्या था मार्केट पे। तो आप देखेंगे कि मार्केट भी बहुत वोलेटाइल था। जैसे 2008 ऑफ कोर्स फाइनेंशियल मार्केट क्राइसिस था, 51%। और कहीं कहीं जो डोमेस्टिक फ्लोज आते थे उस साल मार्केट घट जाता था। और ये जो कॉलम था रिटर्न्स का, ये लिंक्ड था एफआईएस के कारण। वो आपको डेटा नहीं देना चाहता, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। बट अल्टीमेटली ये जो कॉलम था निफ्टी रिटर्न्स, इसका कंट्रोल किसके पास था? एफआईएस के पास था। तो इंडियन इन्वेस्टर भी कोई हैसियत नहीं थी। नेट फ्लोज 19,000 करोड़, जिस साल वो लेते थे उस साल बाजार कभी घट जाता था, कभी बढ़ जाता था। सो टू से दैट दिस 9 इयर्स वाज अ वॉश आउट फॉर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। वेस्ट हो गए, मतलब कुछ ज्यादा नहीं बना। ये गोरे के पूरे ग्रिप में बाजार था उस समय। जो एफआईएस चाहते थे वही होता था, वो बेचेंगे तो बढ़ेगा, वो बेचेंगे तो घटेगा, वो खरीदेंगे तो बढ़ेगा। तो इसीलिए वो हमारी तब से आदत पड़ी हुई है। एफआईएस का डर जो बैठा हुआ है दिमाग में, वो तब से बैठा हुआ है। लेकिन क्या अगले 9 साल भी वैसा ही रहा है?
तो अगर आप अगला चार्ट देखें तो आप देखेंगे कि जो अगला फेड है 2016 से से 2024 तक, जी। पहली चीज आप देखेंगे कि जो फ्लोज का कॉलम है, बारिंग 2020 जहां पे कोविड था और छोटा सा नेगेटिव है, देयर हैव बीन कंसिस्टेंट पॉजिटिव फ्लोज ईयर आफ्टर ईयर और इंक्रीजिंग। करेक्ट। तो ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव है, ये बढ़ते गए हैं। और अच्छी बात है कि अगर आप क्यूमुलेटिव अगला कॉलम देखें तो टोटल पैसा जो आया है इन 9 साल में 13 लाख करोड़ है। कहाँ 19,000 और 13 लाख। तो मतलब जो खेल हुआ है वो तो ये 9 सालों में ही 9 हुआ है। साल में हुआ है। और अगर आप इसको अगले कॉलम से लिंक करें, जो मेरे लिए और आपके लिए एज इन्वेस्टर सबसे जरूरी है, कि जैसे इनके फ्लोज कंसिस्टेंट है, पिछले 9 साल में हमारा कभी किसी नेगेटिव रिटर्न्स नहीं रहा मार्केट में। ये तब है जबकि 2020 में कोविड हुआ था और उस समय एक बार मार्केट 40% घट भी गए। इतने बड़े आउटफ्लोज पे 9 साल पहले हमारा मार्केट टूट गया होता। करेक्ट। सो आप देखेंगे कि ये जो गेम है, इसलिए मैंने 9 साल में इसे 2 भाग में किया है। पहला जो टेनिस का मैच हो रहा था, बॉल था एफआई के कोर्ट में, और जो अब जो बॉल है वो है डोमेस्टिक के कोर्ट में। करेक्ट। तो ये मार्केट बहुत चेंज हो गया है और इसको समझना जरूरी है, बिकॉज अल्टीमेटली जैसे हमने बताया लिक्विडिटी ड्राइव्स मार्केट्स। तो